नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे ताकतवर महिला की पुत्रवधू, अपने पति को राजनीति के खतरों से दूर रखने की ख्वाहिशमंद पतिव्रता, अपने बच्चों को एक सुरक्षित माहौल देने की चाह रखने वाली मां, अपनी ही पार्टी के नेताओं के सामने अपने विदेशी मूल के खिलाफ बगावत झेलने वाली नेता, एक बिखरी पार्टी को समेटने वाली पार्टी अध्यक्ष, अपने ही विरोध में खड़े दलों के साथ एक ताकतवर गठबंधन खड़ा करने वाली राजनेता, विपरीत हवाओं में अपने सिकुड़ते जनाधार को बचाने की कोशिश करने वाली एक पार्टी की मुखिया, एक संरक्षक और एक मां। भारतीय राजनीति में शायद ही ऐसा कोई नेता है जिसने एक ही जीवन में इतने सारे किरदार, इतने सारे उतार चढ़ाव और इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभाया है। सोनिया गांधी ने राजनीति के सबसे क्रूर हमले झेले। सोनिया ने कांग्रेस के सबसे खराब दिन देखे। सोनिया ने परिवार को सिमटते देखा। सोनिया ने अपनों की चिताएं देखी, आंसू देखे। लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में वो एक ऐसा पन्ना बन गई हैं कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ईडी का डर दिखाते हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकारी एजेंसीज के दुरुपयोग पे चर्चा हो। सरकार ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए का करप्शन का अगर चार्जेस सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर है तो स्वाभाविक रूप से पूछताछ भी उन्हीं से होगी। सोनिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार कभी डरने वाला नहीं है। सोनिया गांधी ने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब मुश्किल से मुश्किल वक्त उन्हें शायद ही डरा पाएगा। एक महिला जिसने अपनी सास के निधन के बाद अपने पति को राजनीति में जाने से मना किया, राजनीति में खुद अपने पैर रखने से पहले 7 साल सोचने में लगा दिए। इतना संकोच करने वाली महिला कैसे देश की सबसे ताकतवर नेता बन गई? एक वक्त ये आ गया कि विरोधी भी ये नहीं समझ पाए कि सोनिया गांधी की राजनीतिक सूझबूझ की काट कैसे ढूंढी जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सुलझे हुए राजनीतिक के सामने सोनिया ने जिस तरह से कांग्रेस को खड़ा किया, वो उतना ही मुश्किल था जितना इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी का खड़ा होना था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिनके साथ जुड़ने में किसी भी पार्टी को कोई परहेज नहीं था। तब कांग्रेस के हालात आज से अच्छे नहीं थे। ये सोनिया का ही करिश्मा था कि उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर यूपीए नाम का एक कुटुंब खड़ा किया। इसमें तमाम वो नेता भी थे जो कभी सोनिया विरोध की वजह से ही पार्टी छोड़ गए थे और फिर 2004 का चुनाव जीतने के बाद कुर्सी का त्याग कर सोनिया ने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को एक झटके में हमेशा के लिए धो दिया। उस त्याग से वो हाशिए पर नहीं गई, बल्कि इतनी ताकतवर हो गई कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाया। पार्टी में नयापन लाकर ही हम अपने रास्ते में आने वाले संकटों और रुकावटों का तेजी से मुकाबला कर सकते हैं। सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस की कमान संभाली तो केंद्र ही नहीं, राज्यों में भी कांग्रेस की राजनीतिक जमीन दरक चुकी थी। ये वो दौर था जब कांग्रेस में कई गुट बन चुके थे। अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी और जी के मूपनार जैसे नेताओं ने अलग पार्टी बना ली।
पार्टी की कमान संभालते ही सोनिया ने सबसे पहले नाराज नेताओं की पार्टी में वापसी शुरू करवाई, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। कांग्रेस जो थी वो एक नॉन सीरियस टाइप की पार्टी हो गई थी। तिवारी कांग्रेस, सिंधिया कांग्रेस, बंगारप्पा कांग्रेस, कई तरह की कांग्रेस बन गई थी। सोनिया गांधी ने बहुत धैर्य से उसको इकट्ठा किया, पार्टी को चलाया। सोनिया की नई सोच और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के हुनर की वजह से धीरे धीरे कांग्रेस मजबूत होने लगी। सोनिया ने सबको बराबर मौका दिया। सोनिया का मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं से था, जो शब्दों के बाजीगर थे। तो दूसरी ओर सोनिया थी, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से हिंदी सीखी थी। इसी बैठक के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमें विरोधी दल के रूप में काम करना है। लेकिन सोनिया गांधी का इरादा अटल था। उनके साथ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली एक मजबूत टीम थी। देखते ही देखते सोनिया की अगुवाई में कांग्रेस का विजय पथ शुरू हो गया। उनके आने से पहले शायद कुछ स्टेट्स हमारे साथ थी छोटी बड़ी, और उन्होंने आने के बाद 17 स्टेट्स दी कांग्रेस के शासन को। सोनिया गांधी की अगुवाई में गैर बीजेपी पार्टियों की एक छतरी तन गई। दूसरी ओर बीजेपी को शाइनिंग इंडिया दिख रहा था। चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। जब वोटों की गिनती हुई तो कांग्रेसियों के चेहरे चमक गए। यूपीए को सरकार बनाने का जनादेश मिला। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। सामने प्रधानमंत्री की कुर्सी थी, लेकिन सोनिया गांधी ने उस कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता सन्न था। एक कार्यकर्ता ने तो अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर तक सटा लिया। बस एक ही मांग थी, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी स्वीकार करें। सोनिया की दिन रात मेहनत की वजह से कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही थी। यूपीए की छतरी के नीचे खड़ी सभी पार्टियां भी सोनिया को ही पीएम की कुर्सी पर देखना चाहती थीं। लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर सत्ता से दूर रहने का फैसला किया। सोनिया ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। इससे सोनिया का कद हिंदुस्तान की राजनीति में एकाएक बहुत ऊंचा हो गया। उन विरोधियों की आवाज खामोश हो गई जो सोनिया के विदेशी मूल के मुद्दे को लगातार हवा दे रहे थे। सोनिया से जब भी उनकी नागरिकता को लेकर सवाल पूछा गया, उनका एक ही जवाब होता, मैं उस दिन भारतीय बनी, वो दिन जब मैं इंदिरा जी के घर में बहू के रूप में आई। सोनिया गांधी एक आदर्श बहू की तरह सिर पर पल्लू रखकर भारतीय संस्कार के हिसाब से आगे बढ़ रही थी। यूपीए के हर साझीदार को पूरी तवज्जो मिल रही थी, इज्जत मिल रही थी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और मजबूत होती जा रही थी, तो मनमोहन सिंह की अगुवाई में सरकार गरीबों के दुख दर्द को कम करने के लिए नई नई योजनाएं बनाने और लागू करने में व्यस्त थी। सोनिया के विरोधी उन पर सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं कि उन्होंने 10 साल तक रिमोट कंट्रोल से मनमोहन सिंह की सरकार चलाई। बेशक सोनिया यूपीए की दोनों सरकारों की सबसे ताकतवर शख्सियत थी। दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीनों में उन्हें दुनिया की सबसे पावरफुल महिलाओं का दर्जा दिया। लेकिन उस दौर में सोनिया गांधी की वजह से कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो शायद किसी और नेता के लिए करना बहुत मुश्किल था। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कांग्रेस सरकार ने देश को एक ऐसा कानून दिया जिसका इस्तेमाल शायद सबसे ज्यादा उसी के खिलाफ हुआ, वो था आरटीआई। कांग्रेस के अंदर ही आरटीआई का बड़ा विरोध था। इस कानून को लेकर अगर सोनिया गांधी अडिग नहीं रहती तो शायद ये कानून सड़कों पर नारों और प्रदर्शनों तक ही सीमित रह जाता। गांव में रोजगार की गारंटी को देश के बिजनेस के माहौल के खिलाफ बताया गया। बड़े बड़े अर्थशास्त्री इसे उदारीकरण के खिलाफ मानते रहे, लेकिन
एक ऐसी सरकार को इसे कानून का दर्जा देना पड़ा जिसका मुखिया खुद एक अर्थशास्त्री था। भारतीय राजनीति का हर इतिहासकार मनरेगा के लिए सोनिया को क्रेडिट जरूर देगा। मनरेगा, किसानों की कर्ज माफी, भोजन का अधिकार, महिला आरक्षण बिल, इन सब कोशिशों को एनजीओ वादी नीतियों का नाम दिया गया। भारत जैसे विकासशील देश के लिए के सरकारी खजाने के लिए इन योजनाओं को चलाना एक बेहद मुश्किल काम था, लेकिन ये योजनाएं वजूद में आईं और आज भी हैं। इन सब योजनाओं पे सोनिया की छाप को मिटाना किसी भी इतिहास लिखने वाले के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। बीजेपी के शाइनिंग इंडिया को हराकर सोनिया ने 2004 में गांव और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर खास तौर से फोकस किया। मनमोहन सरकार में खेतों में काम करने वाले ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने वाली योजना मनरेगा की शुरुआत हुई। यह योजना ग्रामीण गरीबों को साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है। राजीव गांधी की पहल पर महिलाओं को पंचायत में 50% की हिस्सेदारी मिली। सोनिया इसे आगे बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने गठबंधन के साझीदारों को मनाकर राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास करवाया, जिससे देश की महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी मिल सके। कांग्रेस पार्टी में 33% आरक्षण के अंदर हम लोग खुद माइनॉरिटीज को दे सकते हैं, ओबीसीज को दे सकते हैं और अन्य महिलाओं को दे सकते हैं। कोई रोका नहीं है। तो आपकी उनसे तो हम खुद कर सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों ये लोग जिद करते हैं कि माइनॉरिटीज़ को देना और ओबीसीज को देना, जी, जबकि हर एक पार्टी माइनॉरिटीज़ को अपने आप दे आपको लगता है कि है। हर पार्टी को अपने अंदर देखना चाहिए और जो भी रिजर्वेशन है और महिलाओं को ऊपर लाने की। मेरा मतलब ये है जी कि जब ये सारा काम कंप्लीट होगा, जब बिल लोकसभा में पास हुआ तो 33% आरक्षण के महिलाओं को तो कोई रुकावट है क्या हमारे पार्टी के ऊपर कि मैं उन 33% के अंदर माइनॉरिटीज़ किसी माइनॉरिटी महिला को दूं या ओबीसी महिला को दूं? कोई रुकावट नहीं है जी, तो पार्टी के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ये बहस फजूल है। राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से जो रुपया चलता है उसमें से सिर्फ 15 पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है, 85 पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मनमोहन सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया। ये सोनिया ही थी कि आरटीआई कानून बन पाया। आरटीआई कानून से आम आदमी को सरकारी सिस्टम से जुड़ी जानकारियां हासिल करने का हक मिल गया। ज्यादातर सरकारी फाइलों पर लगे रेड टेप आम आदमी के लिए खुल गए, जो गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल के नाम पर कभी आम आदमी के लिए खुलते ही नहीं थे। 10 साल सोनिया सत्ता के शिखर पर थी और राहुल संघर्ष के रास्ते पर। धीरे धीरे राहुल का संघर्ष सोनिया से भी बड़ा होता नजर आने लगा। एक के बाद एक हार, पार्टी पर गंभीर आरोप, नेताओं का पार्टी छोड़कर दूसरे खेमे में जाने का सिलसिला, खुद सोनिया गांधी की बिगड़ती सेहत और सामने नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत। इस कार्यक्रम में बस आज इतना ही। नमस्कार।